अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपने नावल की अगली किस्त की जानिब। कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? बता देंगे। पहले तो तुम हमें ये बताओ, तुम्हें रूह के पीछे किसने लगाया था? एंडी ने थोड़ा झुककर सवाल किया, क्योंकि माइकल इस वक्त रस्सियों में जकड़ा एक कुर्सी पर बैठा था। रूह के पीछे इसने शायद अपनी ज़िंदगी में तवक्को नहीं की थी कोई उससे ऐसा सवाल भी करेगा, मगर ये दोनों ना जाने कौन थे और इतना पर्सनल सवाल कर रहे थे। इस बारे में तो उसने किसी को नहीं बताया था, फिर इन दोनों को कैसे पता चल गया था? क्या तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे थे? अब्रस से तो वो पहले मिल चुका था और एंडी की शक्ल से ऐसा लग रहा था जैसे कहीं देखी है। ज़रूर जोसेफ की शादी में ये भी आया होगा। उफ, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। ज़रा समझाना अब्रस। गहरी ठंडी सांस लेता वो इससे कुछ दूर हुआ। अब्रस ने आगे बढ़कर इसके कान के नीचे ऐसा थप्पड़ जड़ डाला कि कुछ पल के लिए इसे अपने आसपास साएं साएं ही महसूस होती रही। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम लोग जानते नहीं हो मेरा बॉस कितना पावरफुल है। तुम्हारे बॉस के गुब्बारे में जितनी हवा है वो सारी मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ, इसीलिए मुझे इसके नाम की धमकी देना बंद करो। बेड पर लेटकर उसने माइकल को वार्न किया, जबकि इसकी बात सुनकर वो शर्मिंदा रह गया। भाई, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब्रस भी बेड पर आकर बैठ गया। ऐसा लगता है ये मासूम है और हर बात से अनजान भी। तो फिर क्या करें इसके साथ? एंडी उसकी तरफ करवट लेकर मतवज्जा हुआ। मुझे लगता है हमें इसे छोड़ देना चाहिए। माइकल भी इन दोनों की बातें गौर से सुन रहा था। अब्रस के आइडिया पर वो खुश हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? हमने इसे अगवा किया है। ये बात बाहर जाकर बता देगा। यहाँ की पुलिस मरते दम तक हमें जेल में कैद रखेगी और कोई छुड़वाने भी नहीं आएगा। एंडी ने इसे मामले की संगीनी से आगाह किया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर अब इसका हम क्या करें? अब्रस ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे लगता है हमें इसको कहीं गायब कर देना चाहिए। एंडी के मशवरे पर इसने बुरा सा मुंह बनाया। ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं? ये पूरा जीता जागता इंसान है। माइकल एक बार फिर इसकी सोच से मुत्तफिक हुआ और हाँ में सर हिलाया। बोलने की हिम्मत थी ही नहीं, मगर वो दोनों इसकी तरफ देख ही कब रहे थे जो इसके इशारों को समझ पाते। अरे तुम समझे नहीं यार, ये अभी जीता जागता है। हमें हमारे टॉर्चर के बाद जीता जागता नहीं रहेगा। एंडी ने जितने आराम से ये बात बोली थी, माइकल को इसकी बात सुनकर उतनी ही तेज़ी से करंट लगा था। क्या ये लोग मुझे टॉर्चर करेंगे? वो सिर्फ सोच कर ही रह गया। ऐसी बात है तो फिर मुझे जल्दी बताएं इसके साथ क्या करना है। अब्रस ने एक्साइटमेंट का भरपूर मुजाहिरा किया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी की हालत में उठकर बैठ गया। मेरे पास एक आइडिया है। आप अपने जंबो साइज बैग में इसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दें, फिर हम इस बैग को ले जाकर समंदर में बहा देंगे। ऐसे किसी को शक भी नहीं होगा। अब्रस के इस कदर ख़तरनाक आइडिया पर माइकल का हलक तक खुश्क हो गया। हाथ पांव कांपने लगे। वो दोनों इसके बारे में किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे थे? क्या वो दोनों सच में उसे मार देंगे? अरे ऐसे नहीं, ये आइडिया है तो अच्छा, मगर ये आइडिया हम पर भारी पड़ सकता है। इसका खून अगर किसी ने देख लिया तो यूं ही फंस जाएंगे, और वैसे भी गोश्त की बदबू भी तो आएगी। तो इसको रास्ते से हटाने का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। माइकल ने खुश्क होते लबों पर जुबान फेर के अपने कपकपाती गर्दन को हाँ में हिलाने की कोशिश की। फिर इसके सिवा क्या करें? अब्रस ने भी परेशानी में पेशानी मसली। एक काम करते हैं, इसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दो और मैं इसको इलेक्ट्रिक शॉक देता हूँ। तब तक करंट लगाऊंगा जब तक ये मर नहीं जाता। फिर इसी बैग में डालकर इसको समंदर में बहा देंगे। इस तरह ना खून होगा और ना ही गोश्त की बदबू। अरे वाह भाई, बहुत ज़बरदस्त। मैं मान गया। आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। अब्रस की दाद पर उसने कांधे फखर से चौड़े कर लिए। देखो, तुम दोनों मुझे मार नहीं सकते। अगर तुम दोनों ने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा मुझे रूह के पीछे किसने लगाया था। वो कपकपाते लहजे में गोया हुआ। इस कदर ख़तरनाक मौत मरने से बेहतर था वो अपनी ज़िंदगी बचाए। मैं जानता हूँ इस बात को पता करने में थोड़ी देर लगेगी, लेकिन हम पता लगा लेंगे। तुम फिक्र मत करो। अगर तुमने कोई बड़ा गुनाह किया है तो उसे कबूल कर लो, या फिर खुदा से आखिरी वक्त में माफ़ी मांगनी है तो वो भी मांग लो। तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी 5 मिनट बचे हैं।
हम तुम्हारी मौत की चीज़ों का इंतज़ाम करने जा रहे हैं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? मैं कोई बेकार इंसान नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। मैं ही हूँ जो रूह का पीछा करता हूँ। वो चीखा तो इन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारा इन सब से कोई वास्ता नहीं है। वो मैं झूठ बोल रहा था क्योंकि मुझे मना किया गया था और मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे मिलते थे। तो फिर बताओ तुम इसका पीछा क्यों करते थे और ये काम करने के लिए तुम्हें किसने बोला है? बिना वक्त ज़ाया किए वो दोनों संजीदा होकर इसके करीब आ गए। मेरा एक बॉस है, वो बहुत पावरफुल है। इस एक फ़ोन पर उसके सारे काम हो जाते हैं। वो चाहे तो रूह को 1 मिनट से पहले अपने पास बुला ले, लेकिन वो उस इंसान की बेटी है जो उसका इलाज कर रहा है, और रूह के आसपास हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं जो हर लम्हा एक एक लम्हे की खबर उसके बाप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए बॉस ने मुझे हायर किया है ताकि मैं इसके आसपास रहकर इसका भरोसा जीतूं और इसके दोस्तों की लिस्ट में शामिल हो जाऊं। फिर अगर मेरे साथ वो कहीं आ जाएगी भी तो इसको शक नहीं होगा। लेकिन वो रूह को अपने पास बुलाना क्यों चाहता है? एंडी के सवाल पर उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस इस काम के पैसे मिलते थे, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ इसकी रूह से कोई ख़ास दुश्मनी है। वो कहता है मेरी बर्बादी की असल वजह वही है और वो इसे अपने पास बुलाने के बाद तड़पा कर मारना चाहता है। ठीक है, फ्यूचर में अगर कभी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। फ़िलहाल हम तुम्हें आज़ाद कर रहे हैं। मैंने तो सब कुछ बता दिया, अब तुम लोग भी बताओ तुम लोग कौन हो और मुझसे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे थे? हम कौन हैं, क्या हैं, ये सब तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा तुम इस वक्त इस लम्हे को भूल जाओ कि तुम कभी हमसे मिले भी थे। अगर तुम्हारे बॉस को ज़रा सी भी भनक पड़ गई तुमने इसका राज फाश कर दिया है तो तुम्हारी हड्डियां भी किसी को नहीं मिलेंगी। यकीनन तुम जानते हो कि वो किस कदर ख़तरनाक इंसान है। एंडी की बात पर माइकल दोबारा खौफज़दा हो गया। वाकई वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान था। इसी के सामने वो कई आदमियों को मार चुका था। इंसानी जान की उसकी ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं थी। ठीक है, मैं ये बात राज रखूँगा। कुछ सोचकर उसने ये बात राज रखने की हामी भरी तो उन दोनों ने इसे छोड़ दिया। बिजली की तेज़ी में वो वहाँ से निकल कर चला गया। ले क्या लगता है भाई, ये हमारे राज को राज रखेगा? उसे रखना पड़ेगा अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो। अगर नहीं तो ये वो बेवकूफ़ होगा जो अपने दोनों पाँव खुद कुल्हाड़ी पर रखेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ये आज यूनिवर्सिटी में किसका बच्चा आ गया? एक तो टीचर्स अपने बच्चे इसीलिए लाते हैं ताकि हम इनके लाड उठाएं। अपनी क्लास में खूबसूरत बच्चे को देखकर फ़ायज़ा को तब चढ़ी। सब लोग देखते ही समझ गए थे ये किसी टीचर का बच्चा हो सकता है, क्योंकि क्लास में कोई भी लड़की शादीशुदा नहीं थी। अगर थी भी तो ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपने साथ बच्चे लेकर आए। तुम क्यों इतना चिढ़ रही हो? देखो कितना मासूम सा बच्चा है। रूह ने इस बच्चे को मुस्कुरा कर देखा। मासूम? मुझे ये 1 नंबर का शैतान लगता है। तुमने इसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बदले में ये तुम्हें तेवर दिखा रहा है। फ़ायज़ा ने इसकी तवज्जो बच्चे के तासुरात की तरफ दिलवाई। हाँ, लग तो एटीट्यूडी बच्चा रहा है, इसे छोड़ दो, हम अपनी क्लास लेने चलते हैं। फ़ायज़ा ने सिरे से ही इस बच्चे को इग्नोर कर डाला। तुम जाओ, मैं इसके पास रहती हूँ। वो इस बच्चे के सामने बैठ के देखो। रूह, इसके सामने बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं अंकल को बताऊंगी तुमने बच्चे की खातिर लेक्चर मिस कर दिया। फ़ायज़ा की धमकी कारामद साबित हुई और वह बच्चे को छोड़कर इसके साथ चल दी। मुझे इस बच्चे से वाकई कोई मतलब नहीं, बस इसकी नीली आंखें मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे लगता है मैंने इन आंखों को कहीं देखा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की आंखें नीली होती हैं तुमने किसी की देख ली होंगी। फ़ायज़ा ने इसके खोए खोए अंदाज में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं ली। जानती थी वो किस बारे में सोच रही है और नीली आंखें क्यों अपनी तरफ माइल करती महसूस होती हैं। मगर फ़िलहाल वो इसे किसी बात का जवाब नहीं दे सकती थी। इसकी ज़िंदगी में जितनी भी उलझनें थी वो उसे खुद ही सुलझा सकती थी, या फिर इसे सुलझाने में अज़लान शाह मदद कर सकता था। वो तो बस एक बेज़रर मोहरा थी और इसकी खबरें देने के लिए जहाँ मौजूद थी। ज़िंदगी में रहने के लिए कोई पनाहगाह चाहिए थी तो ये पनाहगाह सबसे बेहतरीन थी। अब जबकि वो पढ़ाई कर रही थी तो अपना कहीं और इंतज़ाम जल्द से जल्द करना था, क्योंकि अज़लान शाह के साथ जाने के बाद इस वामिक उसे अपने साथ नहीं रखेगा। वैसे भी वो इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी।
यूनिवर्सिटी से घर आते ही से अपने कमरे में तब्दीली महसूस हुई। बेड पर फूलों के गुलदस्ते और चॉकलेट्स पड़ी थी। कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे जिन्हें देखकर रूह को हैरत के साथ खुशी भी हुई। अरे वाह, आज कोई ख़ास दिन है क्या? मेरा बर्थडे तो नहीं है? फिर ये सब कुछ किस लिए? वो आगे बढ़कर फूलों की खुशबू को सांसों के जरिए अपने अंदर उतारने लगी। फ़ाइज़ा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर खुद भी मुस्कुरा उठी। अंदाज़ा लगाओ ये सब कुछ किसने और क्यों किया होगा? डैड ने? बिल्कुल नहीं। इसके गलत अंदाजे पर फ़ाइज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। किसी फ्रेंड ने किया होगा। दोस्त भी नहीं है। इसने दोबारा उसके अंदाजे की तरदीद कर डाली। फिर कौन है? रूह अब मशकूक नज़रों से इस सारे सामान को देख रही थी। ये है एंडी साहब, कल रात तुम्हारे साथ मजाक करने की माफ़ी के तौर पर इसने ये सारे इंतज़ामात किए हैं। तुम्हें सॉरी का कार्ड भेजा है, गिफ्ट इसलिए ताकि तुम खुश हो जाओ, फूल इसलिए ताकि तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाए, चॉकलेट्स इसलिए ताकि तुम अपना गुस्सा भूल कर इसके साथ दोस्ती कर लो। दोस्ती और एंडी से नामुमकिन। थप से बेड पर बैठकर वो सबसे बड़ा गिफ्ट खोलने लगी। मूड वैसे तो नॉर्मल था, लेकिन दोस्ती के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही गिफ्ट के बॉक्स से गुलाबी रंग का टेडी बियर निकला तो इसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। ओह खुदा, ये कितना खूबसूरत है, ये तो मुझे चाहिए था, मगर डैड ने लेकर ही नहीं दिया क्योंकि इन्हें ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं पसंद। उफ, टेडी बियर को सीने से लगाकर वो खुशी से झूम उठी। अब उससे दोस्ती करोगी कि नहीं? फ़ाइज़ा के सवाल पर वो हाँ में सर हिला गई। बिल्कुल करूँगी। इसने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की है जिसके लिए मैं डैड से मिन्नतें कर करके रह गई। आज मेरे साथ डिनर करने चलोगी? इन दोनों की दोस्ती को हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। इस दरमियान वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझने लगे थे। रूह को वो पहले दिन ही बहुत अच्छा लगा था। अब जैसे जैसे इसे मज़ीद जान रही थी, इसके लिए दिल के जज्बात बदलते जा रहे थे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। इसकी बात पर वो हंस पड़ा। लंदन के माहौल में भी तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी बात नहीं है, डैड रात को घर से बाहर जाने नहीं देते। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाने देते हैं। ओहो, तो मैं हाँ समझूँ कि ना? वैसे मुझे पहली बार ऐसा लगा तुम किसी के हुक्म तले चलती हो। इसने जानबूझकर ये बात बोली थी ताकि उसे गुस्सा आ जाए। ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम डिनर के लिए हाँ ही समझो, मैं आ जाऊँगी। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। इसे अपने फ्लैट तक छोड़कर वो खुद भी अपने फ्लैट में आ गया। आज बहुत खुश लग रहे हैं भाई, अब्रज़ ने इसे खुश देखकर सवार कर डाला। हाँ खुश तो हूँ, मुझे लगता है बहुत जल्द अलमीरा को लेकर वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। क्या वामिक खान ज़्यादा मानेगा? जब वो खुद मुझे अपना हमसफ़र चुन लेगी तो इसके बाप को मानना ही पड़ेगा। इस बार वो मजबूर होगा, इसलिए ज़्यादा देर रुकावट खड़ी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब आप भाभी से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले हैं? बिल्कुल। वो वार्डरोब से अपनी खातिर कोई सूट मुंतखब कर रहा था। तुम सुनाओ, उष्णा से कोई बात की? उसकी रजामंदी पूछी। नहीं, अभी तो नहीं। जब भी बात करने जाता हूँ कोई ना कोई बहाना बनाकर भाग जाती है। तो फिर आज मैं रूह को अपने साथ ले जा रहा हूँ, तुम भी इससे तफसीली बात कर लो। जैसे ही वामिक खानज़ादा शादी के लिए मान जाएगा तो इसे अपने साथ नहीं रखेगा, तब इसका कोई ठिकाना नहीं बचेगा। इसे किसी ठिकाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उसके लिए। वो झट से बोला। मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात इसे भी पता होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। आज मुझे वाकई से बात कर लेनी चाहिए। सर, मेन्यू कार्ड। वेटर ने मेन्यू कार्ड इन दोनों के सामने लहराया, जिसे एंडी ने थाम लिया। रूह ने मुंह बनाकर इसकी तरफ देखा। जिसने उससे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था और खुद ही ऑर्डर कर डाला। तुम मुझे डिनर करवाने लाए हो, कम से कम मेरी पसंद तो पूछनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या पसंद है, इसीलिए तुम्हारे लिए भी मैं ही ऑर्डर करूँगा। मेन्यू कार्ड को गौर से देखती हुए वो संजीदा लहजे में गोया हुआ। अभी हमारी दोस्ती हुए सिर्फ चंद ही दिन हुए हैं और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद के बारे में मालूम पड़ गया। बिल्कुल, मुझे लगता है मैं हमेशा से ही तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में जानता हूँ। तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो। नहीं, मुझे खुद पर यकीन है। चंद चीज़ें वेटर को बताकर वो पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। कहनियों को टेबल पर रखकर दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे रखा और इसके चेहरे पर नजरें जमाई। चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप
नेचुरल लिपस्टिक और आंखों पर मस्कारा लगाकर बालों को पोनी टेल में बांधा था। चंद आवारा लटों को जो हुई ज़्यादा ना छोड़कर सी ग्रीन जीन्स पर ब्लू टॉप पहन रखा था जो मुश्किल जीन्स के बेल्ट तक पहुंच रहा था। ज़रा सा जो वो बाजू उठाती तो खूबसूरत तराशीदा कमर जाहिर हो सकती थी। इसके सामने तो चाहे जैसे भी कपड़े पहने इसे हमेशा ही हसीन लगेगी, मगर रूह के हुस्न पर हक सिर्फ उसका ही था। इसके चेहरे से नज़रें हटाकर एंडी ने चारों इतराफ में देखा। आस पास बैठे कुछ लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे और कुछ काहे बकाहे मुड़ मुड़ कर इसकी तरफ देख रहे थे। बिलाशुबा वो इस कदर हुस्न की मालिक थी कि कोई भी फिदा होकर मुड़ मुड़ के देखने पर मजबूर हो जाए। ऐसी सूरत हाल में चाहकर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था, मगर फ़िलहाल इसे जज्बातीपन का मुजाहिरा नहीं करना था। मगर ये बात इसे सबसे ज़्यादा सुकून दे रही थी कि वो तमाम लोगों को इग्नोर करके सिर्फ इसकी तरफ मुतवज्जा थी। खाना खाते वक्त दोनों में हल्की फुल्की गुफ्तगू हो रही थी। बिल अदा करते ही वो उसे वहाँ से लेकर बाहर आ गया। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी वहाँ से निकलने की? हमने खाने के बाद कुछ मीठा भी ट्राई नहीं किया। तुम खुद बहुत स्वीट हो, इसीलिए तुम्हें किसी स्वीट डिश की ज़रूरत नहीं है, बस बातें बनवा लो तुमसे। वो मुस्कुराकर इसके हमकदम हुई जब उसने आहिस्तगी से रूह के हाथ को अपने मजबूत हाथ में थामा। रूह ने हैरत से इसकी तरफ देखा। एक अजीब सा एहसास रगों में सरायत कर गया। क्या फ़ाइज़ा ठीक बोल रही थी? वो सोच कर रह गई। ये मुझे पसंद करता है। मुझे भी तो अच्छा लगता है। उसने एक दूसरे में मदगम दोनों के हाथों की सिमत देखा। फिर ये इजहार क्यों नहीं कर रहा? एक खूबसूरत एहसास उसके मन में जागा, मगर तभी उसने सिगार निकाल कर पीना शुरू कर दिया, जिसे देख कर रूह को कोफत होने लगी। हाथ झटक कर कुसेली नज़रों से इसकी तरफ देखा। नशेड़ी कहेंगे। ये सिगरेट पीना बंद करो। हाँ, ये सिगरेट नहीं है। हाँ, ये तो तुम्हारे दादा का हुक्का है। रूह ने मुंह बनाया। एंडी के लबों पर शौक मुस्कुराहट से मर जाए। ये सिगार है। मेरे डैड कभी कभी पीते थे और माँ इन्हें रोकती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यकीनन तुम्हारे अब्बा इनकी बात बिल्कुल नहीं मानते होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नहीं, वो इनकी हर बात मानते थे, बिल्कुल मेरी तरह। मुस्कुराकर बोलते हुए उसने जलता सिगार सड़क पर फेंक कर पाँव से मसला। वो इतनी जल्दी उसकी बात मान लेकर रूह को अपनी बसारत पर शब्बा गुजरा। जब डैड माँ की बात बिना किसी बहस के मान लेते थे, माँ भी हैरान होती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये तुम हर बात में अपनी माँ को मुझसे तशबीह क्यों दे रहे हो? वो तीखे चितौनों से इसे घूरने लगी। उफ, जाने ये कभी होशियार होगी या बेवकूफ़ी रहेगी हमेशा की तरह। वो इसके रवैये पर ठंडी आह भर के रह गया। पता नहीं ये इतनी घुमा घुमा कर क्यों बोल रहा है, साफ साफ क्यों नहीं बोल देता। वैसे तो इसकी बहुत जुबान चलती है। रो दिल ही दिल में जल कर उठी। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो यकदम इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। रूह की हैरत से आंखें फैल गई। मैं दावे से कह सकता हूँ तुम्हें ये बात बिल्कुल नहीं मालूम, और अगर मैं ये दावा करूँ कि मुझे मालूम है तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। इस वक्त तो मुझे अपनी माजी के बारे में बताना चाहती हूँ। रूह का पूरा वजूद कुछ पल के लिए साकत हो गया। तुम्हें कैसे? इसके इस कदर सही अंदाजे पर वो वाकई में दंग रह गई थी। क्या तुम सब जानते हो? इसे अपनी ही आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। हाँ, मैं सब जानता हूँ। ये शायद अल्फाज नहीं बल्कि भारी हथौड़ा थे जो रूह के सर पे आके लगा। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया और तुम ये सच कब से जानते हो? जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं, इनके बारे में सब कुछ जान लेना ही बेहतर होता है। और ये सब जानने के बावजूद तुमने मुझसे दोस्ती की। तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता मेरे माजी से? बिल्कुल नहीं। सामने सड़क पर नज़रें जमाए जमाए वो इसे जवाब देने लगा था। जानता था ना वो इसकी तरफ देख रही है और ना ही इस वक्त इसका देखना गवारा होगा। डैड कहते हैं पाकिस्तानी मर्द बहुत ही दकियानूसी सोच के मालिक होते हैं। वो किसी ऐसी औरत को पसंद नहीं करते जिसका माजी ताकतदार हो। क्या तुम्हारे डैड पाकिस्तानी नहीं है? एंडी के सवाल पर वो खामोश हो गई। मगर वो मेरे डैड हैं। बात अगर पाकिस्तानी मर्दों की दकियानूसी सोच की है तो हर मर्द की सोच दकियानूसी हुई। इनमें तुम्हारा बाप भी आता है। दकियानूसियत सोच सबके लिए ख़ास कर दी है, तो फिर चाहे बाप हो या कोई और रिश्ता रखने वाला मर्द। मगर मुझे तुम्हारे माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी तुम्हें अपना माजी बताना चाहूँगा। चलो मेरे साथ। वो उसे लेकर गाड़ी में आन बैठा। कहाँ ले जा रहे हो? अपने फ्लैट में। वो हिचकिचाई। फ़िक्र मत करो, कुछ गलत नहीं करूँगा।
वो समझ रहा था रूह झिझक रही है। वो रूह को लेकर अपने फ्लैट में आ गया, जबकि रूह का अपना फ्लैट चंद कदम की दूरी पर था। तुम जहाँ अकेले रहते हो, इसने तायराना निगाह पूरे फ्लैट में डाली। नहीं, जहाँ मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। हम लोग जहाँ बिजनेस की सिलसिले में आए हैं, मगर मैंने तो तुम्हें कभी कोई काम करते नहीं देखा। मुझे नहीं लगता मोहब्बत से बड़ा कोई बिजनेस हो सकता है। जब मोहब्बत हो जाए तो काम में भला कहाँ दिल लगता है। तो तुम कहना चाहते हो तुम्हें मोहब्बत हो गई है, इसीलिए तुम काम नहीं करते। बिल्कुल। वो उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में ले आया, उसे सोफे पर बिठाकर खुद बेड की साइड टेबल से एक एल्बम निकाल ली। ये क्या है? रूह ने इश्तियाक से इस एल्बम की तरफ देखा। कहने को तो ये सारा सा फ़ोटो एल्बम है, लेकिन मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। वो भी इसके बराबर आ बैठा। इसमें मेरा सारा जहां समाया है, क्योंकि इसमें मेरी फैमिली की तस्वीरें हैं। जो साथ नहीं है, ये तस्वीरें इनकी यादों को ताज़ा करती हैं। एल्बम खोलकर एक तस्वीर इसके सामने की, जिसे देखते ही रूह को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। ये मेरे नाना नानी हैं, असवद मलक किरत मलक। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ख़ानदान में आज भी इनकी मोहब्बत की मिसाल दी जाती है। रूह ने थरथराते हाथों से वो एल्बम थाम कर अपनी गोद में रख लिया। कब खुद ब खुद आंखों के किनारे में नमी घुल आई, इसे खबर ही नहीं हुई। ये अब कहाँ? गले में गिल्टी उभरने लगी। तस्वीरों को उंगलियों की पोरों से छूते ही किसी अपने पेन का एहसास हुआ। ये वो उस दुनिया में नहीं है। एंडी के लफ्ज़ों पर उसकी धड़कन बिल्कुल थम गई। आंसू निकलकर तस्वीर पर जा गिरे। वो क्यों रो रही थी, किस लिए रो रही थी, इसे कुछ खबर नहीं थी। बस इतना मालूम था, इन दोनों को देखते ही दिल में एक अजीब सा एहसास जागा था। एंडी के बोलने से पहले ही इसका दिल गवाही दे रहा था कि शायद इनके साथ कुछ बुरा हो चुका है। एंडी ने वो तस्वीरें उलटकर दूसरी तस्वीर इसके सामने रखी। इनको देखकर भी वही एहसास हो रहा था जो पिछली दोनों तस्वीरों को देखने पर हुआ। ये मेरे माँ बाबा हैं। एंडी के लहजे में बेइंतहा कर्ब महसूस कर नम पलकें उठाकर रूह ने उसकी तरफ देखा। इन जैसी मोहब्बत मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है। ये दोनों ही मेरे आइडियल हैं। जानती हो, मेरी माँ बहुत बहादुर थी। कभी कभी हम महीने में एक बार इन दोनों के दरमियान मुकाबला करवाते थे, और बाबा हमेशा जानबूझकर हार जाते थे। रूह ने जब इसके लफ्ज़ों पर गौर किया तो दिल डूब कर उभरा। हाँ थे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। रूह को अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हुए। मेरे नाना नानी और माँ बाबा का इंतकाल एक ही दिन हुआ था। यह हादसा मेरी पूरी दुनिया बदल गया। मैं इस हादसे से पहले दूसरों की तरह नॉर्मल था, मगर फिर मैं नॉर्मल नहीं रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की, लेकिन जितनी भी गलतियाँ की सब गुस्से में की। बस फिर इनको सुधारने की भी कोशिश की, लेकिन ज़िंदगी उलझती चली गई। तो क्या अब तुम अकेले रहते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा एक भाई है और बहुत अपने भी हैं, और तुम भी तो हो। फिर मैं अकेला कहाँ से हो गया? इसकी बात पर वो फीका सा मुस्कुराई। तुम जानती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तभी तुम्हारे पीछे पीछे घूमता हूँ। मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। चाहो तो मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, और अगर अभी भी कुछ जानना चाहो तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसकी बात पर वो खुलकर मुस्कुराए। तुम बहुत तेज़ नहीं जा रहे? नहीं, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। अगर मैं वाकई में तेज़ी का मुजाहिरा करता तो आज मोहब्बत का इजहार करने के बजाय शादी कर रहा होता। तुम वाकई बहुत तेज़ हो। एल्बम बंद करके रूह ने इसके हाथ में दिया। ये तस्वीरें इसके सर में दर्द करने का बास बनी थी। कुछ धुंधले चेहरे इसकी आंखों के सामने लहराने लगे थे। दिल घबरा रहा था। इन सबको देखकर मन बेचैन हो उठा था। इसीलिए वो घर जाना चाहती थी, कुछ पल सुकून करना चाहती थी। इसीलिए अलविदा लेकर घर आ गई। एंडी ने भी इसे नहीं रोका। जानता था इसकी यादों के पर्दों पर कुछ लहराया होगा। भले वामिर खानज़ादा ने अपनी बेटी की यादें मिटा दी थी, मगर वो कभी दिल से जुड़े रिश्तों को नहीं मिटा सकता था, क्योंकि न अपनेपन का एहसास ख़त्म करने की कोई दवा है और ना ही मोहब्बत को जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई आला।